नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात चुनाव सुधार की। देश में आजादी के बाद से लगातार चुनाव हुए और वक्त के साथ इनमें बदलाव या सुधार भी होते रहे और आज एक बार फिर इसमें आगे का रास्ता क्या हो, क्या नए और उपाय हो सकते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो और अपने असली मकसद को हासिल कर सके। इसको लेकर राज्यसभा में एक गंभीर चर्चा हुई जिसमें सदस्यों ने अलग अलग सुझाव दिए चुनाव के खर्चों को लेकर और साथ ही साथ किस तरीके से सोशल मीडिया या फिर आज के 4G और 5G के जमाने में इस चुनाव को प्रभावित करने वाले जो मंच हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, इसको लेकर भी सुझाव हुए। साथ ही साथ देश में एक वोटर प्रणाली या एक वोटर लिस्ट या फिर इसके साथ साथ एक देश एक चुनाव के कॉन्सेप्ट पर भी सदस्यों ने अपनी राय रखी। तो समझेंगे आज अपने कार्यक्रम में कि चुनाव सुधार की आगे की दशा और दिशा क्या हो सकती है और जो सुझाव आज संसद में सदस्यों की ओर से रखे गए वो कितने मजबूत दिखते हैं, साथ ही उन्हें जमीन पर उतारने के लिए क्या कुछ रास्ते हमें अख्तियार करने होंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सत्यप्रकाश है हमारे साथ, लीगल एडिटर हैं द ट्रिब्यून से, आपका स्वागत है सत्या। प्रोफेसर सुनील के चौधरी हैं, राजनीतिक विज्ञान विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय में आप प्रोफेसर हैं, आपका स्वागत है। और एसके मेंदिरत्ता हैं, पूर्व सलाहकार चुनाव आयोग, आपका भी सर स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा सत्या आपसे, क्योंकि 4 से 5 बड़े पॉइंट जो आज चर्चा में सामने आ रहे हैं। एक तो सबसे अहम है कि चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं या हुए हैं समय के साथ, उसका महंगा होना या खर्चों को लेकर, और उसके तौर पर क्या बड़े उपाय दिखते हैं, किस तरीके से अगर पिछले चुनाव को देखा जाए या अलग फंडिंग की बात होती रही है उसमें क्या कुछ विकल्प देखते हैं। देखिए, इसके पहले कि मैं इस बिंदु पर टिप्पणी करूं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब तक चुनाव सुधार के लिए जो कुछ भी हुआ है पिछले 2 दशक में, ये वो सारे पहल, वो इस तरह के जितने भी पहल हुए हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुए हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जो गवर्नमेंट्स रही हैं एक के बाद एक अलग अलग दलों की या फिर राजनीतिक दल, वो सब इसमें अड़ंगा लगाते रहे हैं, न कि इसके लिए चर्चा करते हैं। तो ये एक सुखद परिवर्तन है कि सरकार और संसद इस पे चर्चा कर रही है। आपको अगर याद हो तो संसद के इस बार अभी जो सत्र है उसके ठीक पूर्व संध्या पे प्रधानमंत्री ने इस बात की चर्चा की थी, एक देश एक चुनाव, और चुनाव सुधार पे चर्चा के लिए उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों को उनके साथ बैठक की भी बात की थी। तो ये एक सुखद परिवर्तन है कि पहली बार सरकार और राजनीतिक दल और संसद ये सब चुनाव सुधार के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही सुखद परिवर्तन है। रही बात चुनाव के महंगे होने की, जहाँ तक चुनाव कानूनों की बात है तो उसमें एक सीमा तय है, और सीमा तय है जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनके लिए सीमा है, विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए अलग अलग सीमा है, और समय समय पर वो सीमा बढ़ती भी रही है। उसमें विडंबना ये है कि वो सीमा इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए नहीं है। और चूंकि राजनीतिक दलों के लिए कोई सीमा नहीं है तो इसलिए राजनीतिक दल कितना भी खर्च कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन पे रोक नहीं होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए, लेकिन वो कितना हो सकता है और कैसे हो सकता है ये एक सवाल है। लेकिन इससे भी जो अहम सवाल है और जिसको लेके कई सारी कमिटीज़ आ चुकी हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी से लेकर 4-5 कमेटी है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, वो ये है कि क्या चुनाव की जो फंडिंग है वो सरकार की तरफ से हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसमें ज़्यादा पारदर्शिता हो। अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश हुई है, एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का सिस्टम आया है। उसमें अच्छी चीज़ ये है कि जो काला धन है उसके बजाय सफ़ेद धन आएगा, मतलब साफ़ सुथरा धन आएगा, सही चैनल से आएगा, बैंकिंग सिस्टम से आएगा। लेकिन उसमें खामी ये है कि वो भी, उसमें गोपनीयता का एक क्लॉज है कि वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। SBI के पास से जो भी चाहे बॉन्ड खरीद के जिस पार्टी को दे दे वो दे देगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हो रही हैं, और उसमें खासकर जो फंडिंग की बात है, चूँकि पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं कि 60,000 करोड़ या इससे भी ज़्यादा खर्च हुए हैं। खर्च चाहे जितना भी हुआ हो, एक देश एक चुनाव का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये जो पंचायत, विधानसभा और लोकसभा के लिए जो अलग अलग 3 बार खर्चे होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो सैद्धांतिक रूप से ये दिखता बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ खर्चा ही एकमात्र इशू नहीं है। चुनाव सुधार जो है ना, कहने पे एक टर्म लगता है, लेकिन इसमें 2500 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है और जिन पे काम करने की या सुधार करने की आवश्यकता है। मिंत्रा साहब, जो सबसे पहले, क्योंकि अलग अलग 5-6 विषय हैं जो आज चर्चा के दौरान सामने आए हैं, लेकिन पहला मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जो चुनाव महंगे होते जा रहे हैं
और जैसा कि सत्या ने कहा कि हमने कैपिंग की, पहले जो कम थी उसको बढ़ाया गया, पहले कैपिंग नहीं होती थी जो इंडिविजुअल पर, लेकिन पार्टियां उसके दायरे से बाहर रही। चुनाव में अगर पार्टियों को कैपिंग कर दी जाए या तो क्या ये चुनाव सस्ता हो सकता है, या फिर ये जो हथियार है अगर इस कैपिंग को हम देखें ये उतना प्रभावी नहीं दिखेगा आज के दौर में जिस तरीके से चुनाव महंगे हुए हैं। तो फिर इसको सस्ता करने या इसको हम लिमिटेड करने के लिए, यानी कि इसको हम रोक पाएं, इसको हम थोड़ा सा कम कर पाएं, क्या हो सकता है? देखिए, चुनाव को सस्ता करने के लिए या मतलब उनके खर्चे को कम करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये कि जो एक प्रधानमंत्री जी ने ये सुझाव दिया है कि सारे चुनाव इकट्ठे किए जाएं। अगर कभी ऐसा हो जाए, और पहले होता था 1952 से लेकर 1967 तक यही प्रणाली थी कि सारे चुनाव इकट्ठे होते थे, तो उसमें काफ़ी खर्चा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का भी, सरकारों का भी, जो इलेक्शन लड़ते हैं कैंडिडेट, उनके वर्कर्स, सबका खर्चा जो है वो काफ़ी कम होगा और उससे लगता है कि काफ़ी जो है वो बचत हो सकती है। दूसरा जो एक बात करी जा रही है कि आज की तारीख में जो कैंडिडेट खर्चा करते हैं उन पर तो एक लिमिट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जितना भी चाहें खर्चा करें, उन पर कोई लिमिट नहीं है। वो ठीक है, पॉलिटिकल इलेक्शन कमीशन हर पार्टी से मांगती तो है कि आपने कितना खर्चा किया, लेकिन उस पर कोई अगर कोई कहे कि जी हमने 500 खर्च किया और दूसरा कहे कि हमने 2 करोड़ ही किया और एक कहे कि 500 करोड़ किया है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन सिर्फ यही करती है कि वो लोगों को बता देती है, उनको अकाउंट्स को जो है वो वेबसाइट वगैरह पे डाल के बताती है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। तो इलेक्शन कमीशन ने भी इस चीज़ पे सुझाव दिया है कि जिस तरह से कैंडिडेट्स का खर्चा एक लिमिट में आता है, उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपने जो खर्चे हैं वो उनके लिए भी एक लिमिट होनी चाहिए। उन पर डिपेंड करना चाहिए कि वो कहाँ कितने इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस किस स्टेट में लड़ रहे हैं, कितनी कंस्टिट्यूंसी में, उस हिसाब से कोई एक फार्मूला बनाकर एक लिमिट जो है वो बनाई जा सकती है कि इससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी भी अपना खर्चा नहीं करेंगी। उससे नेचुरली उससे जो है खर्चे पर काफ़ी जो है वो बंदिश आएगी और खर्चा जो है वो चुनाव का कम होगा। ये दो चीज़ें तो जो हैं अगर हो जाएं तो उससे चुनाव पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन खर्च को लेकर एक और बात कही जा रही है सर, मैं बात भी हो रही थी कि मैं आपके पास आ रहा हूँ सुनील जी। खर्च को लेकर दो बातें कही जा रही कि अगर एक साथ चुनाव करा देंगे खर्चे कम हो जाएंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट फंडिंग, एक पूल फंडिंग की बात कर रहे हैं, ये दो कॉन्सेप्ट खर्चों को लेकर कितने प्रभावी हो सकते हैं? देखिए, पूरा अगर वेस्ट के हम बहुत सारे देशों को देखें, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इजराइल का, कि वहाँ पे जो चुनाव खर्च होते हैं वो राज्य निधियन के द्वारा होते हैं, जिसको हम स्टेट सबवेंशन कहते हैं। अर्थात कि जो पॉलिटिकल पार्टीज खर्चा करती हैं वो पैसा, जो कैंडिडेट्स खर्चा करते हैं वो पैसा राज्य के द्वारा उनको दिया जाता है। तो ये बहुत हद तक कहीं ना कहीं ये जो मनी पावर का मिसयूज़ होता है वो उसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोजल प्रधानमंत्री जी ने दिया, और जैसा कि महेंद्र साहब ने कहा कि 1967 तक हम इस प्रणाली से काम करते रहे, अब प्रश्न आता है इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि 3 स्तरों पर इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। पहला स्तर व्यक्तिगत, दूसरा संगठनात्मक और तीसरा संस्थात्मक। व्यक्तिगत स्तर पर हम देखें इस पूरी प्रक्रिया में कि जो वोटर है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, और वोटर पार्टिसिपेशन 1951-52 से लेकर 2019 तक वो 47-48% से लेकर 68-69% तक बढ़ा है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या है जिनको हम भारत के अंदर माइग्रेंट वोटर्स भी कह सकते हैं, जो एक स्थान से पलायन होकर दूसरे स्थान पर, चाहे वो कार्य के लिए जा रहे हैं, जीविका के लिए जा रहे हैं, किसी और उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, वो चाहते हुए भी वोट नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्शंस बार बार होते हैं तो इलेक्शन को एक पर्व के रूप में नहीं देखा जा सकता है। तो अगर हम सभी इलेक्शंस एक दिन करते हैं, एक माह में करते हैं, एक साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि उनको वापस बुलाया जाए, या फिर जैसे कि सरकार ने प्रपोजल डाला कि जो NRIs हैं उनको भी हम डायरेक्ट वोटिंग का अधिकार दे सकते हैं। तो क्या ऐसे लगभग
मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी संख्या है, 20-21 करोड़ ऐसे माइग्रेंट वोटर्स हैं, वर्कर्स हैं जो अपने स्थान पर नहीं है, जहाँ से वो पंजीकृत हैं, लेकिन वो कहीं और स्थान पर होते हैं। तो ये जो हमारा मत प्रतिशत है जो 68-69% तक तो आ गया है, इस प्रतिशत को हम और 80-90% तक ले जा सकते हैं। और लोकतंत्र में जितना मत प्रतिशत ज़्यादा होगा, मुझे लगता है कि उतना ही सशक्त लोकतंत्र आएगा। दूसरा जो मुझे लगता है कि सुधार की आवश्यकता है वो है संगठनात्मक स्तर पर, कि राजनीतिक दल जो हैं ये जिम्मेदारी उनकी बहुत बनती है कि वो किन उम्मीदवारों को वो टिकट देते हैं और किस प्रकार से उनको दिशा निर्देश देकर, ताकि वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सके जो लोकतांत्रिक दायरे के अंतर्गत आती है। अर्थात अभी भी हम देखते हैं कि जो चुनाव आयोग ने 3 प्रकार के राजनीतिक दल बताए हैं, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टीज और रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन अब देखें कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या पहले चुनाव से लेकर और 17वें चुनाव तक वो संख्या बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। तो जितने इंडिपेंडेंट्स इलेक्शंस लड़ेंगे, या वो पार्टी जो नई नहीं आती इलेक्शन से, मतलब एक साल पहले, 1.5 साल पहले, कुछ माह पहले पॉलिटिकल पार्टी, वो रजिस्टर्ड तो होती हैं लेकिन अनरिकग्नाइज होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी इलेक्शंस की उस प्रक्रिया को, चाहे वो मितव्ययता है, उसको भी प्रभावित करती हैं। तो अगर राजनीतिक दल इस प्रकार से कदम उठाते हैं तो जो स्टेट सबवेंशन है कि जब पार्टी, स्टेट पार्टीज हो या नेशनल पार्टीज हैं, वही पैसा उनको देंगे, तो कहीं ना कहीं हम बाहुबली शक्ति और दूसरी शक्ति जो अक्सर हम देखते हैं कि पैसे की शक्ति, धन शक्ति, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है वो है संस्थागत, कि कैसे चुनाव आयोग जो है अभी तक उसकी जो शक्तियां हैं, मुझे लगता है कि वो रेकमेंडिंग ज़्यादा है, एडवाइजरी ज़्यादा है। तो जैसे कि कुछ ऐसे संस्थाएं जो ना केवल परसुएसिव शक्तियां रखें, वो प्रिवेंटिव शक्तियों के साथ साथ पिन्यूटिव शक्तियां भी रखें। अर्थात अगर आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई, ज़्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत है। जी 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 जी, सत्य, 2 बातें। एक तो जो बात चौधरी साहब कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को ज़्यादा ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। संसद में भी आज जब चर्चा हुई तो ये बात उठी कि चुनाव आयुक्तों का चयन या उनका कार्यकाल, और दूसरा उसकी ताकत, जिस तरीके से चौधरी साहब कह रहे हैं कि एडवाइजरी के बजाय पनिशमेंट के लेवल पर उसका पावर होनी चाहिए। देखिए, चुनाव के दौरान जो इलेक्शन कमीशन को वो सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। सिर्फ जो दिक्कत वाला हिस्सा है वो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। चूँकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल पार्टीज़ और इलेक्शन कमीशन के बीच, उसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई कानून के तहत वो नहीं है। तो इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कहाँ तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को डिसिप्लिन करने के लिए, तो उसकी एक सीमा है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को स्टैट्यूटरी बैकिंग मिल जाए और या उसमें से कई सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का हिस्सा बना दिया जाए, तो शायद ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स नहीं है, ये मेहदी रस्ता साहब बताएंगे आर्टिकल 324 कितना महत्वपूर्ण है और उसमें कितनी ज़्यादा शक्तियां हैं इलेक्शन कमीशन के पास। इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि इलेक्शन कमीशन ने उन शक्तियों का इस्तेमाल करके इलेक्शंस काउंटरमांड किए हैं। और तमिलनाडु में ऐसा हुआ। अभी इस पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान भी एकमात्र जो सीट जहां तमिलनाडु में इलेक्शन रोक दिया गया था, उसके पहले भी तमिलनाडु में 1-2 विधानसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है आर्टिकल 324 में, उसका इस्तेमाल करके ये किया है। लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें जो कुछ उसके तहत आता है उसको इन्फोर्स करने में इलेक्शन कमीशन को दिक्कत है, क्योंकि वो कानून नहीं है। वो अक्सर आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान बहुत सारे फैसले लिए गए थे, उसमें कुछ कैंडिडेट को कहीं रोकने का और बहुत तरह के कुछ के खिलाफ केस रजिस्ट्रेशन का, उसमें हर जगह आर्टिकल 324 को इन्वोक किया गया था, क्योंकि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, मतलब कानूनी उसकी कोई वैधता नहीं है। रही बात निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का, मुझे लगता है कि इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे संविधान में जितनी व्यवस्थाएं बनी हैं अलग अलग संवैधानिक पदों के लिए, उसमें मुझे लगता है कि ये जो व्यवस्था बनी हुई है, आपको देखने में जैसा लगता हो, लेकिन निर्वाचन आयोग अब तक जिस तरह से काम करता रहा है और जितनी चुनौतियों के बीच काम करता रहा है और पॉलिटिकल प्रेशर और बहुत तरह की चीज़ों के बीच, निर्वाचन आयोग एज एन इंस्टीट्यूशन उसने अब तक बहुत अच्छा काम किया है। और इसलिए मुझे लगता है इस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कर लीजिए, सिर्फ इसके लिए कि नहीं वो ज़्यादा बेहतर दिखेगा या हो सकता है, कोई व्यवस्था अगर ठीक काम कर रहा हो तो उसको छोड़ देना चाहिए, इसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। महेंद्र साहब, 2 बातें जो आज चर्चा में आई हैं, एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव जो कराती संस्था, उसमें चयन को लेकर है, उस प्रक्रिया या उसमें कौन प्रक्रिया में शामिल होगा, और दूसरा
उसकी पावर्स को लेकर है कि वो स्थायी पावर्स उसके पास उस तरह की नहीं दिखती हैं, वो कुछ वक्त के लिए होती हैं और उसमें भी एडवाइजरी जारी होती है जिसका प्रभाव उतना नज़र नहीं आता है। क्या वाकई आपको लगता है कि दोनों फैक्टर पर कुछ और नए कदमों की ज़रूरत है या सफिशिएंट है? देखिए, जहाँ तक पहला ये अपॉइंटमेंट्स का वो मुद्दा है, उस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी जो है राय जाहिर की हैं और कुछ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स उन्होंने खुद भी कहा है कि इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे वो जितना भी ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से, न्यूट्रलिटी से काम करते रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उन पर ये जो है वो कुछ नीडल ऑफ सस्पेशन जो है वो लगाते थे कि ये इस सरकार ने इनको अपॉइंट किया था, तो इसलिए उनका जो है वो हो सकता है उनकी तरफ जो है रुझान हो। तो जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं आजकल, बहुत सारी हैं, विजिलेंस कमीशन है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, लोकपाल वगैरह हैं, सबके अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एक सिलेक्शन के प्रोसेस से होती हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर सरकार इलेक्शन कमीशन पर भी लागू करे तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा वेलकम स्टेप होगा। और ये मामला अभी एक सुप्रीम कोर्ट में भी अभी पेंडिंग है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफ़र किया हुआ है। अब देखिए अगर इलेक्शन कमीशन क्या कहती है वहाँ और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ पर क्या फ़ैसला लेती है। अगर उस पर वो कुछ सुधार सुप्रीम कोर्ट दिलवा सके तो दैट विल बी वेलकम। दूसरी जो पावर्स की बात कर रहे हैं आप, अभी आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन को एडवाइजरी पावर्स हैं और वो मॉडल कोड में कुछ पनिशमेंट नहीं दे पा सकते, उनको स्टैट्यूटरी एक प्रोविजन बना दिया जाए आरपी एक्ट में। उसमें देखिए दो चार दिखते हैं। एक तो ये है कि जब भी आप किसी चीज़ को स्टैट्यूटरी बनाएंगे, अगर आप उसको बनाते हैं हमारे एक्ट के मुताबिक, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको इलेक्टोरल ऑफेंस बना दिया जाएगा या फिर उनको करप्ट प्रैक्टिस बना दी जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों में इलेक्टोरल ऑफेंस में क्या होगा कि आप अगर कोई देखते हैं कि कोई आदमी एक हेट स्पीच दे रहा है और इलेक्शन कमीशन आज की तारीख में उनको नोटिस दे के उन पर कुछ बंदिश लगा के उनको कहता है कि भाई आप दो दिन या 4 दिन या कभी कभी ज़्यादा पीरियड में भी कोई मीटिंग वगैरह नहीं करेंगे, तो उसका असर होता है। लेकिन अगर आपने उसको इलेक्टोरल ऑफेंस बना दिया और वो मामला एक एफआईआर की फॉर्म में कोर्ट में जा पुलिस के साथ जाके रजिस्टर हो गया और वो कोर्ट में चला गया, तो इलेक्शन तो 13-14 दिन का ये टोटल कैंपेन पीरियड होता है। उसमें अगर उसका कुछ फैसला नहीं हुआ तो उसका एफआईआर का क्या फ़ायदा होगा। इस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस तो वो तो इलेक्शन के बाद में ही इलेक्शन पिटीशंस में रेज होती हैं। तो अगर इन पर कुछ असर ही नहीं होगा तो उनको स्टैट्यूटरी प्रोविजन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और एक्चुअली ये इलेक्शन कमीशन ने एक दफ़ा पहले प्रपोजल दी थी कि भाई इनको स्टैट्यूटरी बनाया जाए, लेकिन फिर जब ये चीज़ें हमने सोची तब इलेक्शन कमीशन ने खुद ही ये अपनी रिकमेंडेशन दी थी, वो विदड्रॉ कर ली थी कि भाई हमको स्टैट्यूटरी जो है, हाँ ये है अगर आप उसको कुछ स्टैट्यूटरी पावर दे के इलेक्शन कमीशन को ही पावर दें कि भाई ऐसे मामले में आप जो है ये वाला एक्शन ले सकते हैं, तब तो उसका कुछ फ़ायदा होगा। जैसे अभी आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने एक जगह पर जो चुनाव जो है वो रद्द कर दिया, चुनाव रद्द कर दिया क्योंकि लगा कि भाई वहाँ पर कुछ ब्राइबरी के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं और बड़ा पैसा का लेन देन चल रहा है। उसमें इलेक्शन वाइड तो कर दिया, लेकिन उससे क्या हुआ कि जो आदमी ज़्यादा ये सब कर रहा था उसको तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकती, वो फिर इलेक्शन में लड़ सकता है, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कमीशन के पास पावर हो कि भाई ऐसे केस में वो उसको 2 साल के लिए 4 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, तब तो कुछ फ़ायदा है। अदरवाइज फिर इनको स्टैट्यूटरी बनाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। यानी कि ज़्यादा अगर फ़ायदा ही देना है तो फिर इलेक्शन कमीशन को कुछ थोड़े से, जैसे आप कह रहे थे, उनके पावर्स दो। आप कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं अगले पॉइंट पर आना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो सुझाव हैं उसमें आया है कि एक कॉलेजियम बना दिया जाए, उसके तहत उनकी नियुक्ति हो, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डला हुआ है।
मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह तो सीधे सीधे ये है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने पहले भी एक दो गलतियां की हैं, जैसे कि जो कॉलेजियम सिस्टम उन्होंने बना लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी देखेंगे तो जो प्रावधान है उसमें यह है कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट जजेस इन कंसल्टेशन विद CJI, लेकिन अभी जो अपॉइंटमेंट है वो पूरा जुडिशरी ने अपने हाथ में ले लिया हुआ है। इसको जुडिशियल कू हम लोग बोलते हैं। इस तरह का कोई कू करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना है उसके लिए संसद है, संसद वो काम करेगी। संविधान में अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट करना शुरू कर दे तो फिर ये जो एक पहले गड़बड़ हो चुका है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को, जिसको लेके NJAC की बात हुई थी, दोबारा उनको खारिज किया था और उसके बाद अभी भी हो सकता है आगे भी अटेम्प्ट्स हो। एक गलत ट्रेंड चला हुआ है, वो इसमें गलती संसद से भी हुई है। वो ये है कि जो संसद का काम कानून बनाने का है, एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का काम है उनको लागू करने का। एक दिक्कत यहाँ आ रही है कि जो काम प्योरली एग्जीक्यूटिव का है, जो एक सरकारों का है, उस काम में कई बार आप जुडिशरी को शामिल कर लेते हैं। आपको अगर ध्यान में हो तो CBI के अपॉइंटमेंट में वो अपॉइंटमेंट पैनल है उसमें CJI भी हैं, या लोकपाल का जो अपॉइंटमेंट पैनल है उसमें CJI हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो जुडिशल, अगर मान लीजिए लोकपाल की नियुक्ति को अगर कोई चुनौती देता है तो वो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा ना। तो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन क्रिएट होता है। और यही चीज़ CBI डायरेक्टर में मैं कह रहा हूँ कि ये जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के काम में शामिल करना, ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल एबरेशन, ये ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। मैं एक अगले पॉइंट पर आना चाह रहा हूं चौधरी साहब। जो मसला उठा वो भी एक अहम मसला है कि जिस तरीके से चुनाव में और चुनाव खर्चे का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पर है, वो है सोशल साइट्स और वो मंच। कहा यह गया सदस्यों की ओर से कि वो इंडिविजुअल या किसी ख़ास वर्ग, किसी ख़ास धर्म या किसी ख़ास, मैं कहूँ कि जेंडर को प्रभावित करने के लिए कैंपेन चलाते हैं, और वो कहीं न कहीं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करने में एक रोड़े के तौर पर हैं, और इसीलिए उनको टैकल करने के लिए कुछ नए कदमों की ज़रूरत है। देखिए, टेक्नोलॉजी के आने से तो इलेक्शन जो प्रक्रिया है और इलेक्शन का जो जोश है वो भारत जैसे इतने बड़े लोकतंत्र में वो बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाता है। और हम 21वीं शताब्दी के आसपास देखें कैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने चुनाव को बेसिकली और एक पर्व के रूप में बनाया है। और जो सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो किस प्रकार से मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया शुरू से रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी वोटर्स को उस प्रकार से प्रभावित नहीं किया है जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको प्रभावित करना शुरू किया है। और अगर उसका पर्पस परसुएसिव है कि आप वोटर्स में जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं, विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर उनके अंदर एक चेतना उत्पन्न कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सकारात्मक पहल हो सकती है। लेकिन जितना भी हम देखने को आता है कि जिस प्रकार से वो सोशल मीडिया के द्वारा राजनीतिक दलों के फेवर में या उनके अगेंस्ट में, कैंडिडेट्स के फेवर में या उनके अगेंस्ट में, या खास वर्ग को लेके या खास दल को लेके जिस प्रकार से ये कार्य किया जाता है, उससे लगता है कि ये एक निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहे हैं। यही कारण है कि लोकतंत्र को बहुत प्रभावित करने लगे हैं। अगर अभी 2019 का चुनाव देखें तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए जहाँ से सोशल मीडिया के द्वारा जो हमारे मतदाता हैं उनको प्रभावित करने का प्रयास किया गया। और देखा जाता है कि जितना भी यंग वोटर है, जितना भी एजुकेटेड वोटर है या मिडिल क्लास वोटर है जो सोशल मीडिया से जुड़ा रहता है, पहले संख्या उसकी बहुत कम होती थी लेकिन अभी संख्या बहुत ज़्यादा है। और ट्विटर के माध्यम से, इनके माध्यम से जैसे जैसे वो एक टैग करते चले जाते हैं तो वो जो प्रचार प्रसार जो बहुत सकारात्मक होना चाहिए वो नकारात्मकता की ओर अभिमुख हो जाता है। इसमें मुझे लगता है चुनाव आयोग को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मिंदर साहब, दो बातें और रही हैं आज चर्चा में। एक पुराना मैं कहूँ कि जो मसला चल रहा है वो EVM को लेकर है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से जो सांसद, उन्होंने साफ कहा कि EVM गलत है, गड़बड़ हो रही है, नहीं हो रही है, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन इसके चलते आशंकाएं जो है उनको दूर करने की जरूरत है। इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, एक वोटर लिस्ट की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि विधायक का चुनाव हो या सांसद का हो, नगर निगम का हो या प्रधान का हो, एक ही वोटर लिस्ट अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आदमी जो वोटर है वो कम से कम उसे यकीन रहेगा कि वो उसका नाम वहाँ पर है और उसे बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। नहीं, दोनों चीज़ों पर एक्चुअली तो जो वोटिंग मशीन की बात है, अब मेरे ख्याल में इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। इतने इलेक्शन हो गए, अब लोगों ने सब देख लिया,
अभी भी लोगों अब वीवीपैट भी लगा दिया, आप देख रहे हैं कि आपने जिसको वोट दिया उसी की पर्ची भी छप गई, आप उस पर्ची का मिलान भी बाद में हो गया, उसके बावजूद भी एक लकीर को जो है वो पीटते जाना। अब हमारा इससे ना इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी बहुत जो है ना वो असर पड़ रहा है। लोग बहुत सारी कंट्रीज अब हमारी ईवीएम्स को फॉलो करना चाहती हैं, लेकिन उनको बाद में वो कहते हैं आपके देश में ही क्या हो रहा है। और जबकि मैं ये सोचता हूँ कि ईवीएम सिस्टम वाज ए रेवोल्यूशनरी स्टेप, और जब हमने इसको 1998 वगैरह, हालांकि उससे पहले 82 में भी यूज़ किया था, लेकिन 98 से हम जब रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त इतनी डिमांड बढ़ी थी, सभी लोग कहते थे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ईवीएम ही यूज़ करो, क्योंकि बैलेट बॉक्सेस वगैरह और बैलेट पेपर्स के वो इतने सारे नुकसान देख चुके थे, इतनी बूथ कैप्चरिंग होती थी, इतने झगड़े होते थे काउंटिंग पर, उन चीज़ों को, सब चीज़ों को इस सिस्टम ने ख़त्म कर दिया था। और अब समझ नहीं आ रही मुझे कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अब क्या किस चीज़ पर शक है। मैं ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अभी भी कुछ इस चीज़ में बात कर रही हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बैठें, आपस में बैठ के एक पेपर बनाएं, उसके बताएं कि भाई उनकी क्या क्या जो है वो चिंताएं, या उनके क्या क्या वो सोचते हैं कि कहाँ ईवीएम सिस्टम में कुछ डिफेक्ट हो सकता है। उससे इलेक्शन कमीशन से बात करके उनके जो मन में जो संदेह हैं उसको दूर किया जाए। इलेक्शन कमीशन जो है अपने सब टेक्नीशियंस और उनके साथ में सब बैठ के चलिए सर, वक्त दूर खत्म हो कर रहा है। सकता है। और इस इश्यू को अब मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना, इसको दफना देना चाहिए। चलिए, और इसको लगातार और सत्या, वोटर लिस्ट, एक सिंगल वोटर लिस्ट या सिंगल वोटर लिस्ट होना चाहिए। इससे जो डुप्लिसिटी की बात है, कोई व्यक्ति अलग अलग जगह पे वोटर लिस्ट में है तो वो साफ़ हो जाएगा। ये वैसे ही जैसे कि आपको आधार से जोड़ने के बाद बहुत सारे जगह जो ये राशन कार्ड्स के जो गलत डुप्लीकेशन जो काम वो खत्म हो जाएगा। इसके कारण बहुत सारी जो चिंताएं और आशंकाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो दो तीन, एक तो एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, और दूसरा जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें क्रिमिनल्स को कैसे बाहर रखे, जिसमें आमतौर पे पॉलिटिकल क्लास चर्चा नहीं करता है। वो निर्वाचन आयोग का सुझाव सरकार के पास लंबित है, वो ये कि वो क्या स्टेज हो जिस पे किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से मना कर दे। वो FIR हो या चार्जशीट हो या फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हो। मेरे हिसाब से फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इज़ गुड इनफ। अगर वो 6 महीने पहले कोई मामला दर्ज हुआ हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने भी कहा हुआ है, इस तरह की चीज़ें भी चर्चा में होनी चाहिए, जो कि आज मैं देख नहीं पाया। जो जितनी भी चर्चा मैंने देखी उसमें नहीं देख पाया था। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये बताने के लिए कि असल में चुनाव सुधार की दिशा बहुत अच्छी रही है। रफ्तार भी हालांकि थोड़ी सी कमज़ोर दिखती है उस रफ्तार से जो उम्मीद कर रहा है वोटर, लेकिन फिर भी नए रास्तों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसे मजबूती के साथ और तेज़ी के साथ उसमें बढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।